सी इस ब्लॉक में दो ग्रुप्स होते हैं, 1A, फर्स्ट ए सेकेंड ए। जो फर्स्ट ए है उसको एल्कली मेटल्स और सेकेंड ए को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। सेकेंड ए में जो बेरिलियम है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहली बात तो एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ना, हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड, वो सभी क्या होते हैं? एल्कलाइन होते हैं, बेसिक होते हैं। बट बेरिलियम का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड तो एम्फोटेरिक होता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। फर्स्ट है का एल्कली मेटल्स है क्योंकि उनके हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ना वो भी एल्कलाइन होते हैं। फर्स्ट वाला एल्कली मेटल, सेकंड वाला एल्कलाइन अर्थ मेटल एक्सेप्ट बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम का ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है। ठीक है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे बेटा, NH1 NH2 हमें पता ही है। ठीक है। पहले वाले में जितने भी एलिमेंट्स है उसमें से फ्रेंशियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, पहले वाले में जो भी है। ठीक है। और सेकंड में अगर आप बात करेंगे तो रेडियम जो होता है सबसे लास्ट वाला, वो क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। फर्स्ट वाले की बात करोगे तो इनका जो अपीयरेंस होता है सिल्वरी सिल्वरी व्हाइट अपीयरेंस होता है इन मेटल्स का। इनका होता है ग्रेइश व्हाइट। जो फर्स्ट ए की मेटल्स है जनरली रिलेटिवली थोड़ी सॉफ्ट है, मेलेबल है। अगर आप बात करेंगे सेकंड ए की ना, तो वो रिलेटिवली मतलब ये थोड़ी हार्ड है कंपेयर टू फर्स्ट ए, कंपेयर टू फर्स्ट ए ग्रुप ना, उनके कंपैरिजन में मेटल्स थोड़ी हार्ड होती है। अगर आप एल्कली फर्स्ट ए ग्रुप की बात करेंगे तो इनकी जो ये जो मेटल्स होती हैं, क्योंकि इनके पास वन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये सब क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक है। बट इनके जो आयन होते हैं, इनके आयन क्या होते हैं? M+, राइट। बेटा सिल्वरी व्हाइट अपीयरेंस, अपीयरेंस दिखते कैसे हैं वो बोला जा रहा है। ठीक है। M+ जो है, आपको पता है कि M+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन था, वो लूज कर देंगे तो डायमैग्नेटिक बन जाएगा, तो पैरामैग्नेटिक है मेटल तो, और उसका जो कैटायन है वो डायमैग्नेटिक है। बट अगर आप सेकेंड ए ब्लॉक की बात करोगे ना, तो उसमें बेटा सभी डायमैग्नेटिक है, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है NH2 में, और इसका कैटायन भी A+2 बनता है, वो भी डायमैग्नेटिक है। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। आप एटॉमिक साइज की बात करोगे, एटॉमिक साइज के बारे में आई थिंक आपको पता होगा कि एक ऐसा ऑर्डर था, मैंने मैंने बनवाया था, है ना? तो ज्यादा ऐसा कुछ ऑर्डर था, राइट, याद होगा। फर्स्ट ग्रुप में इंक्रीज हो रहा है, सेकंड ग्रुप में भी इंक्रीज हो रहा है, बट ओवरऑल इस ब्लॉक में रेडियस का क्या ऑर्डर आता था? वो कुछ ऐसा था, हमें पता है। ठीक है। हाँ, बेरिलियम सबसे सबसे कम रेडियस है बेरिलियम का। हाँ, बेरियम, सॉरी, ये सीजियम का, है ना? सीजियम का रेडियस सबसे ज्यादा है, और जो बेरिलियम उसका कम है। इतना क्लियर है? उसके बाद ये सॉफ्टनेस की बात करें, जैसे मैंने आपको अभी बताया, सबसे पहली बात की एल्कली मेटल्स जो है फर्स्ट ए सेकंड है, दोनों को साथ में पढ़ते चलेंगे हम। एल्कली मेटल्स सॉफ्ट होती है, इनका रीजन क्या है? इनके सॉफ्ट होने का रीजन क्या है? कि इनका एटॉमिक साइज क्या है? ज्यादा है ना। एटॉमिक साइज ज्यादा होने की वजह से इनका जो बॉन्ड बनता है, मेटालिक बॉन्ड जो बनता है, वो वीक बनता है, वीक मेटालिक बॉन्ड। और बॉन्ड अगर वीक बनेगा तो उससे क्या होगा? मेटल जो है सॉफ्ट होगा। ठीक है। हाँ, ये क्या है? मेटल्स हैं, तो इन मेटल्स जो होती है क्रिस्टल, क्रिस्टल लेटिस बनाती है। क्रिस्टल लेटिस जो है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अभी मैं उन ज्यादा टाइप्स के बारे में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट हाँ, उनका उनका जरूर ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट एक मेटल्स होते हैं वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मतलब BCC क्रिस्टल बनाते हैं। अभी BCC क्रिस्टल क्या होता है? इसको इन शॉर्ट बोलते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक। डिटेल में 12th में पढ़ेंगे। ठीक है। सेकेंड ए की बात करेंगे करेंगे तो सेकेंड ए वाले भी क्रिस्टल बनाते हैं, बट सेकेंड ए वालों में बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात करें तो वो बनाते हैं HCP बनाते हैं। ठीक है। वहीं अगर आप कैल्शियम और स्ट्रोंशियम की बात करेंगे तो वो FCC बनाते हैं, और अगर आप बेरियम की बात करेंगे तो वो BCC बनाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल बनाते हैं। ठीक है। HCP क्या होता है? हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। FCC क्या होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और BCC तो पता है ही हमें। ठीक है। अगर आप बात करेंगे जैसे साइज का मैंने बताया, तो सबसे सॉफ्ट मेटल है ये, राइट, ये सॉफ्ट मेटल है।
और बेरिलियम सबसे हार्ड मेटल है इस ब्लॉक में, राइट। जो FCC है बेटा वो होगा फेस सेंटर क्यूबिक, ठीक। बेटा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो फर्स्ट ए जो है, फर्स्ट ए की मैं यहीं पे लिख देता हूँ। फर्स्ट ए में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा मेल्टिंग पॉइंट। सेकंड देखो, आपको पता है ना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों अलग अलग पैरामीटर पर डिपेंड करता है। ये सब प्रैक्टिकल डेटा है ना, ये सब प्रैक्टिकल डेटा है। फर्स्ट टाइम में रेगुलर ट्रेंड मिल रहा है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सेकेंड टाइम में अगर आप बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की, मैं सेकेंड डे की बात कर रहा हूँ। सेकेंड टाइम में मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर आता है बेटा वो आता है बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, मैग्नीशियम, इरेगुलर ऑर्डर है, राइट। ऐसा एकदम इरेगुलर आ रहा है, ठीक है। सिंपल प्रैक्टिकल डेटा है, उसको याद रखना है आपको। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका ऑर्डर भी डिफरेंट आता है। देखो बेरिलियम आया, उसके बाद फिर बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड मैग्नीशियम। तो ये सेकेंड डे में क्या है, थोड़ा सा इरेगुलर पैटर्न आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। अगर आप यहीं पे मैं लिख देता हूँ आयनिक पोटेंशियल की बात करेंगे, तो आयनिक पोटेंशियल भी आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट ए वाले हैं उनका आयनिक पोटेंशियल कम होता है, सेकंड वाले का आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होता है, क्योंकि फर्स्ट ए से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। और आयनिक पोटेंशियल भी फर्स्ट ए ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है बेटा, सेकंड ए में भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज ही होता है, ये भी हमें पता है। बट फर्स्ट ए का आयनिक पोटेंशियल जो है वो कम है कंपेयर टू सेकंड ए, क्योंकि सेकंड ए जो है NH2 होता है, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करोगे तो फर्स्ट ए का जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और दूसरे का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की बात करोगे तो जिसका आयनिक पोटेंशियल कम होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ना, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट ए ग्रुप जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कंपेयर टू सेकंड, ऐसा हम बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जो अच्छा मेटल है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना। गौरव क्या लिख रहा है, RA, RA है बेटा, जो सर्कल में बना है उसकी बात कर रहा है क्या? हाँ, RA रेडियम है। बेटा एल्कली मेटल का भी डेफिनेशन वही है कि एल्कली मेटल्स जो है जिनको एल्कली मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाती है, वो हाइड्रोक्साइड एल्कलाइन होते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में बोलना मत मुझे कुछ, है ना। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जैसे था, हाइड्रोजन के भी नोट्स नहीं थे, मॉड्यूल पढ़ना था अल्टीमेटली। यहाँ पे भी मॉड्यूल ही पढ़ना है आपको, कोई नोट्स नहीं है इस केस ब्लॉक के, ठीक है। डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। देखो डेंसिटी जो होता है बेटा वो मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। आप फर्स्ट ए ग्रुप की बात करोगे, अब सेकंड ए ग्रुप, देखो एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, ये चैप्टर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, जो भी डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, 11 12 मिला के जो सब पढ़ोगे सब इंफॉर्मेटिव चैप्टर है। इसमें जो मैं बोल रहा हूँ चुपचाप आपको सुनते रहना बस, ठीक है। सुनने का मन नहीं है तो क्लास से जा सकते हो, चुपचाप खुद से पढ़ लेना, तो चुपचाप सुनना है बस जो मैं बोल रहा हूँ ना, फैक्ट से। ये ऐसा होता है तो ऐसा ही होता है ना, मैं हर एक का अगर एक्सप्लेनेशन देने लगूंगा ना तो कम से कम 15-20 घंटे लगेंगे इस चैप्टर को खत्म करने में, इतना टाइम नहीं दिया जाता। तो जो बोल रहा हूँ उसको चुपचाप सुनना बस, इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है, उसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है इसको। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना एक्सप्लेनेशन दिया जाए, ठीक है। नहीं तो डायरेक्टली PDF भेज देता, बोल देता पढ़ लो, तो सुनना है बस। हाँ, फर्स्ट एक की मैं बात कर रहा था डेंसिटी की। देखो डेंसिटी जो है वो मास बाय वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। हमने देखा कि फर्स्ट ए ग्रुप में
फर्स्ट ए ग्रुप में क्या हो रहा है, डेंसिटी भी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम बात कर रहा हूँ। और टॉप टू बॉटम डेंसिटी भी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, बट मास में इंक्रीमेंट थोड़ा ज्यादा है, इसलिए डेंसिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है। बट ये पैटर्न भी थोड़ा फेल हो गया। कहाँ पे फेल हुआ, ये फेल हुआ सोडियम और पोटेशियम में। एक्चुअली में पोटेशियम का जो डेंसिटी है वो कम हो गया सोडियम से। अब इसका रीजन क्या दिया जाएगा, ये तो प्रैक्टिकल डेटा है, इसका रीजन क्या दिया गया, रीजन सिंपल सी बात ये दिया गया है कि जो पोटेशियम होता है उसका डेंसिटी कम इस वजह से है क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। सिंपल, ये तो फर्स्ट एम है बेटा। सेकंड जो ए है उसके अंदर तो डेंसिटी का पैटर्न एकदम इरेगुलर है। कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम, फिर स्ट्रोंशियम एंड फिर बेरियम। ये है डेंसिटी का ऑर्डर सेकंड ए ग्रुप में, ध्यान रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है, आपको पता है कि फर्स्ट ए ग्रुप जो है और सेकंड ए ग्रुप में, सेकंड ए ग्रुप जो है वो क्या है, अच्छे कंडक्टर ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि उनके पास उनका कॉन्फ़िगरेशन NH2 है, उनका NS1 है ना। आउटर मोस्ट शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो अच्छा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट। हम फ्लेम टेस्ट की बात करें बेटा, फ्लेम टेस्ट क्या होता है कि कोई भी मेटल को या उसके सोल्ट को, कोई भी मेटल को या उसके सोल्ट को बुनसन फ्लेम में लेके जाते हैं तो क्या होता है, उस फ्लेम का एक एक कैरेक्टरिस्टिक कलर आपको दिखता है, राइट। डिफरेंट डिफरेंट मेटल लेके जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखेगा। तो ये एक आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है मेटल को। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि फर्स्ट एमए जो भी मेटल्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। लिथियम जो होता है उसका जो कलर होता है वो क्रिम्सन रेड होता है। सोडियम जो है उसका गोल्डन येलो होता है। हाँ, जो पोटेशियम है उसका वोयलेट होता है, इसका रेड वोयलेट होता है, और सीजियम का ब्लू कलर होता है। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो फ्लेम टेस्ट नहीं देते क्योंकि फ्लेम टेस्ट तभी पॉसिबल है जब मेटल को अगर आप फ्लेम में लेके जाएं तो मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्साइट करे, हायर एनर्जी लेवल पे भेजे, और हायर एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन नीचे आए तो वो एक रेडिएशन इमिट करे, और रेडिएशन इमिट करे तो उसके वेवलेंथ के हिसाब से आपको कलर दिख जाए। मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन जरूरी है, और वो बेरिलियम और मैग्नीशियम में नहीं होता क्योंकि बेरिलियम तो वैसे भी सबसे छोटा एलिमेंट है इस ब्लॉक का, तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसका एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देते क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका एक्साइटेशन इतना इजीली नहीं होता है। बाकी एलिमेंट देते हैं सेकेंड ग्रुप के, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कैल्शियम का जो है वो ब्रिक रेड होता है, स्ट्रोंशियम, बिल्कुल स्ट्रोंशियम का वही क्रिम्सन रेड जैसा लिथियम का था, है ना। और बेरियम का जो है उसको एप्पल ग्रीन या ग्रीन भी लिख देते हैं कभी कभी। तो ये कलर जो है याद रखने हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं, कलर याद रखने हैं आपको। डेंसिटी के टर्म में आपको सेकंड ए का डेंसिटी का ऑर्डर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फर्स्ट ए में जो चेंज आया ना पोटेशियम और सोडियम में डेंसिटी के चेंज, वो ध्यान रखना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आता है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको पता ही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कौन से मेटल यूज करते हैं, एल्कली मेटल्स, क्योंकि उनका आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है। जिसका आयनाइजेशन एनर्जी कम है हमें वही मेटल चाहिए, वही इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वही दिखाने वाला है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ज्यादा कुछ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये जो टर्म है बेटा ये 12th का है, ठीक है। बट फर्स्ट एक की बात करो तो सभी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो सके। फर्स्ट ए जो है उनमें सभी का ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए रेडी है।
तो ये इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका मतलब ये अच्छे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, सभी के सभी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, इनमें अगर मैं बात करूँ तो लिथियम जो है ना, उसका सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, और वो भी 3.05 वोल्ट। सबसे ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर किसी का है तो लिथियम का है। फर्स्ट ए की मैं बात कर रहा हूँ। सेकेंड ए की अगर मैं बात करूँ तो इनका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, हाँ एग्जैक्टली याद रखना बेटा आपको, सेकेंड ए का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, वो कम होता है फर्स्ट ए के कंपैरिजन में। फर्स्ट ए के कंपैरिजन में कम होता है इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इनमें अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑर्डर देखेंगे बेटा तो इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा है उसका टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लूज करने का। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, जिसका एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, राइट। तो डाउन द ग्रुप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ने का रीजन क्या है, रीजन क्या है, साइज बढ़ना, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज किया जाएगा। ठीक है, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है, अब बेटा वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सिर्फ इसी पर डिपेंड नहीं करता है, और भी पैरामीटर है ना, और भी पैरामीटर पर डिपेंड करता है। उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में, थोड़ी देर में 2-3 मिनट में। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ साइज पे डिपेंड नहीं करता है, हाइड्रेशन एनर्जी पे भी डिपेंड करता है। तब मैं बता दूंगा कि फर्स्ट उसी जैसे सेकंड टाइम में इंक्रीज हो रहा है, फर्स्ट टाइम में भी इंक्रीज होना चाहिए था, लिथियम का सबसे कम होना चाहिए था, बट लिथियम का सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि उसका हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। अब ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी, वैसे हाइड्रेशन एनर्जी तो बताने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको पता ही है दोनों में क्या होता है। मैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। पहले मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात कर लेता हूँ कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी किसका ज्यादा होता है। देखो कॉम्प्लेक्स वही बनाता है, वही मेटल केटाइन, सभी केटाइन है इस ब्लॉक में, कॉम्प्लेक्स वही केटाइन बनाएगा जिसका रेडियस कम है ना, स्मॉल साइज केटाइन बनाता है ऐसा बोल सकता हूँ मैं, और जिसका हाई चार्ज डेंसिटी होता है, हाई जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, वही कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और साथ ही साथ उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होने चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होने चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जब भी बनता है तो उसके अंदर मेटल जो है ना, सेंट्रल मेटल, वो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो उसके लिए लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होनी ही चाहिए। तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर होनी चाहिए, तभी जाके वैकेंट डी ऑर्बिटल बोलना ठीक नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, कोई से भी ऑर्बिटल हो एक्सेप्ट कर सके इलेक्ट्रॉन पेयर को। ठीक है, तो हमने जितने भी कंपाउंड उसमें देखा कि लिथियम जो है पहले ग्रुप में फर्स्ट ए में, लिथियम जो है वो, लिथियम प्लस केटाइन की बात कर रहा हूँ, लिथियम प्लस जो है वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है ना, स्मॉल साइज की वजह से। बाकी जो है उनका टेंडेंसी कम है, फर्स्ट ए में बाकी का टेंडेंसी कम है कॉम्प्लेक्स बनाने का, लिथियम का ज्यादा है। वहीं अगर आप सेकेंड ए में बात करोगे तो सेकेंड ए में भी सिर्फ ऊपर वाले एलिमेंट बेरिलियम और मैग्नीशियम भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बेरिलियम का एक कॉम्प्लेक्स F4-2 है, मैग्नीशियम भी एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और जो कॉम्प्लेक्स है उसका नाम है क्लोरोफिल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंफॉर्मेटिव है, ध्यान रखेंगे। हाँ, उसके बाद आता है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इसको समझेंगे यहाँ से थोड़ा आपको। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो मैंने अभी बोला ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसी से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने ऊपर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा तो उसमें लिखा ना कि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये रिलेटेड है, दोनों रिलेटेड है, यहाँ पे समझेंगे। देखो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात है ना, दो स्टेज में की जाती है, एक तो गैसियस स्टेट में और एक एक्वस स्टेट में, है ना, सॉल्यूशन स्टेट में। अगर मैं सिर्फ नॉर्मली बात करूं तो जो एल्कली मेटल्स है उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, वो एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हमें पता है। और जो रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग नेचर जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। गैसियस स्टेट में टॉप टू बॉटम क्या होगा, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है सर। बट एक्वस मीडियम में ऑर्डर कैसा आता है, लिथियम सबसे आगे हो जाएगा होता है, ठीक है, फिर पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम में कोई खास डिफरेंस नहीं है, उनका नियरली सेम होता है, सोडियम का लास्ट हो जाता है।
मतलब अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है कि लिथियम का सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होता है एक्वस में, क्यों? एक्सप्लेन करूंगा मैं, पहले मैं कम कर लेता हूँ। सेकंड ए का भी ऑर्डर लिखवा देता हूँ। सेकंड ए वाले जो है उनका रिड्यूसिंग पावर कम होता है फर्स्ट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे चाहे गैसियस स्टेट हो चाहे एक्वस स्टेट हो, जो ऑर्डर है वो सेम ही आ रहा है। तो सेकंड ए में गैसियस और एक्वस स्टेट में ऑर्डर सेम आता है, बट फर्स्ट ए में एक्वस स्टेट में लिथियम जो है वो आगे है। और बाय डिफॉल्ट अगर आपको पूछा है तो आप एक्वस स्टेट ही मानेंगे, है ना, क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तो उस एजेंट को वाटर में तो डालना ही पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना वाटर में तो ऐड करना ही पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट एक्वस स्टेट की बात करेंगे। आते हैं बेटा, अभी अभी तक मैंने फिनिश नहीं किया इसको ना, तो लेट मी कंप्लीट। कंडक्टिविटी बेटा, कंडक्टिविटी जो है सेकेंड ए ग्रुप का फर्स्ट ए से ज्यादा होता है, क्योंकि सेकेंड ए के पास टू फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, दो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनके पास, इसलिए सेकेंड ए का कंडक्टिविटी ज्यादा होता है फर्स्ट ए से। लिथियम की मैं बात करूं, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहे थे ना बेटा, पूरे इस ब्लॉक में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है लिथियम का। देखो फर्स्ट, मैंने ऐसे बताया कि फर्स्ट ए ग्रुप में होता है, फर्स्ट ए ग्रुप में तो है ही सबसे आगे, एक्चुअली में इतना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इसका कि पूरे इस ब्लॉक में सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो लिथियम पहले एक बार वो उस पॉइंट को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है, कि जो भी मेटल है वो सॉलिड स्टेट में है, वो अगर Li प्लस एक्वा स्टेट में आ गया तो ये पूरा रिएक्शन दिखा रहा है, ये पूरा रिएक्शन मुझे ये बता रहा है कि किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है वाटर में, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वही उसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। तो ये रिएक्शन डायरेक्टली नहीं हो रही, क्योंकि सॉलिड से डायरेक्टली एक्वस नहीं बन जाएगा। पहले सॉलिड से आपको क्या करना पड़ेगा, गैस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर गैस से उसको केटायन बनाना पड़ेगा, गैसेस केटायन, फिर उसका हाइड्रेशन कराना पड़ेगा। मतलब पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करना, मतलब सब्लिमेशन, सब्लिमेशन बोलते हैं उसको, या उसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बोलते हैं, याद होगा आपको, पढ़ा चुका हूँ, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं। गैस से केटायन बनाना आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो उसको डेल्टा एच आई ई बोल सकते हैं। और गैस से एक्वस बनाना डेल्टा एच हाइड्रेशन। तो डायरेक्टली रिएक्शन का अगर डेल्टा एच, अगर डायरेक्टली रिएक्शन का एंथैल्पी डेल्टा एच है तो वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा एच एटमाइजेशन प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी, डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन। ये ध्यान में रखते हुए कि ये दोनों डेटा तो पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, हमें पता है, राइट। मैंने कहा था कि गैसीय स्टेट में तो नॉर्मल ट्रेंड चलता है, ऐसा क्यों? देखो गैसीय स्टेट में पहली बात तो ये वाली रिएक्शन कब होगी बेटा, ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब इसका डेल्टा जी क्या हो, नेगेटिव हो, ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर आपको ये वाली रिएक्शन दिख रही है, अच्छा गैसीय स्टेट में बात कर रहे हैं, तो गैसीय स्टेट में रिएक्शन कैसे लिखोगे, पहले तो ये समझिए कि जो सॉलिड है वो गैसीय स्टेट में है तो केटायन गैसियस केटायन ही बनेगा, यहीं पे जाके रुक जाएगा।
यहाँ तक आने के लिए सिर्फ दो ही एंथैल्पी काम में आई, एक तो एटमाइजेशन और एक आयनाइजेशन एनर्जी, दोनों ही पॉजिटिव है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। इसका एंट्रोपी भी पॉजिटिव होगा क्योंकि सॉलिड से गैस बन रहा है, इस पूरी रिएक्शन का एंट्रोपी पॉजिटिव होगा। अगर आपको डेल्टा जी देखना है तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, क्योंकि टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होगा, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है तो ये टर्म पॉजिटिव हो गया। डेल्टा जी को नेगेटिव बनाना है, इसका सिंपल सा मतलब ये है, वो नेगेटिव तभी बनेगा जब ये डेल्टा एच का वैल्यू कम हो, डेल्टा एच का वैल्यू कम हो, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। और इस डेल्टा एच के अंदर, डेल्टा एच के अंदर कौन कौन आ रहा है सर? इस डेल्टा एच के अंदर यहाँ पे आ रहा है डेल्टा एच ऑटोमाइजेशन और डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी, दोनों आ रहा है। और हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पे दोनों दोनों को दोनों डिक्रीज होता है, ये भी डिक्रीज होगा ऑटोमाइजेशन वाला भी, ठीक है, और आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज होता है। इसका मतलब टोटल एंथैल्पी भी डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। अगर टोटल एंथैल्पी डिक्रीज होगा इसका मतलब डेल्टा जी नेगेटिव होगा नीचे वाले एलिमेंट्स का, और नीचे वाले एलिमेंट्स का डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है, मतलब नीचे वाले एलिमेंट्स इजीली ये वाली रिएक्शन दिखाएंगे, इजीली ये वाली रिएक्शन दिखाएंगे, मतलब वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है गैस स्टेट में। बट वहीं अगर आप बात कर रहे हैं एक्वस स्टेट की, तो एक्वस स्टेट में एक और नया टर्म आ जाता है, वो हाइड्रेशन एनर्जी वाला। तो आपको मैं ये बता दूं कि ये दोनों तो पॉजिटिव हैं और ये हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव है, तो टोटल जो है डेल्टा एच वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ये डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है कि कम है। वहां पे भी यही लॉजिक लगाएंगे, एक उसमें भी डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच बेटा, एंट्रोपी नो डाउट, यहाँ पे ये वाला टर्म भी पॉजिटिव है। बट यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाने पे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी कम हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो रहा है, अरे हाइड्रेशन एनर्जी भी तो कम होता है। बट ऊपर वाले दो, ये दोनों टर्म्स तो पॉजिटिव हैं, हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव है, क्योंकि लिथियम जो है, क्योंकि लिथियम जो है उसका हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, और हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव टर्म है। तो लिथियम के केस में डेल्टा 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 एच जो है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, डेल्टा एच नेगेटिव हो जाता है, हाईली नेगेटिव। क्यों? क्योंकि उसका हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, और इस वजह से डेल्टा जी भी उसका नेगेटिव हो जाता है, डेल्टा जी नेगेटिव है, इसीलिए लिथियम एक्वस सॉल्यूशन में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है एक्वस सॉल्यूशन में पूरे पीरियोडिक टेबल में। पहली बात तो जब मैं एस ब्लॉक में बात कर दिया कि एस ब्लॉक में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में रिड्यूसिंग एजेंट एस ब्लॉक में होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो क्लियर हो गया कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम है, ठीक है। क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में देखो एक सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूँ, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ये वाला टर्म पॉजिटिव है, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए तभी रिएक्शन आसानी से होगा, उसके लिए डेल्टा एच जो है वो कम होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए, राइट। और डेल्टा एच एक्चुअली में एक्वस स्टेट में तीन टर्म्स पे डिपेंड करता है, एक तो ऑटोमाइजेशन, एक आयोनाइजेशन एनर्जी, एक हाइड्रेशन एनर्जी, ये दोनों टर्म्स है पॉजिटिव, हाइड्रेशन एनर्जी है नेगेटिव। मुझे वो बता, हाइड्रेशन एनर्जी जितना ज्यादा होगा, और क्योंकि वो नेगेटिव है तो डेल्टा एच भी नेगेटिव हो जाएगा, अगर डेल्टा एच बेटा नेगेटिव हो गया तो डेल्टा जी तो नेगेटिव होना ही है ना फिर, हमेशा ही किसी भी टेम्परेचर पे। डेल्टा एच अगर नेगेटिव हो गया तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, तो लिथियम के लिए हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, और वो क्योंकि नेगेटिव है इस वजह से डेल्टा एच नेगेटिव होता है, डेल्टा जी भी नेगेटिव होता है, डेल्टा जी नेगेटिव है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी सिंपल सी बात है, रिएक्टिविटी ज्यादा किसका होता है, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है उसका रिएक्टिविटी कम होता है ना।
रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, जो आयनाइजेशन एनर्जी का है उसका उल्टा होगा, मतलब टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा, राइट। रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, मतलब नीचे वाले एलिमेंट जो है वो तो नॉर्मली रिएक्शन कर लेंगे, कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन कर लेंगे। रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट ग्रुप का, मतलब जो नीचे वाले एलिमेंट है जैसे सीजियम हो गया, सीजियम को तो कोल्ड वाटर में डाल दो वो रिएक्शन कर लेगा, बट ऊपर वाले एलिमेंट कोल्ड वाटर में रिएक्शन नहीं करेंगे, उनको चाहिए टेम्परेचर, क्योंकि उनका रिएक्टिविटी कम है, तो स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं कभी कभी, तो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं। और नीचे वाले एलिमेंट जो है उनका रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो कोल्ड वाटर के साथ भी वो रिएक्शन कर लेते हैं। सेकेंड डे में अगर आप बात करेंगे तो जो बेरिलियम होता है बेटा, बेटा आइस सॉलिड है यार, है ना, दो सॉलिड के बीच में आपस में कोई रिएक्शन नहीं होता है, आपको रिएक्शन करवाना है तो लिक्विड स्टेट में लाना ही पड़ेगा ना, हैव सम कॉमन सेंस। बेरिलियम जो है, बेरिलियम जो है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी इतना ज्यादा है कि वो तो हॉट वाटर के साथ तक रिएक्शन नहीं करता यार। हाँ, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है, बाकी जो है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, वो तो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, चलता है उनको। कामत आपने पूछा कि सोडियम लास्ट में है, बेटा देखो, अब जैसा मैंने बोला कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है वो इन तीन पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है, किसके लिए कौन ज्यादा होगा वो तो प्रैक्टिकल डेटा है, तो मैंने लिथियम का बोला सबसे आगे, एग्जैक्टली सेम लॉजिक आप सोडियम के लिए लगाएंगे, मैं हर एक एलिमेंट के लिए इंडिविजुअली लॉजिक नहीं बताने वाला ना, वो मैंने लिथियम के लिए बता दिया सबसे आगे क्यों आया वो, बाकी कोई भी एलिमेंट वहां पे क्यों है, क्योंकि उसका जो डेटा है वो उसी रेंज में है, राइट, प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन है ना उसका तो। नेक्स्ट उसके बाद है, अब मैं रिएक्टिविटी की बात कर चुका था, रिएक्टिविटी में मैं पहले बात कर लेता हूँ कि रिएक्टिविटी विद एयर क्या होगा। बेटा लिथियम के लिए डेल्टा एच नेगेटिव है, स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, वापस से पूछ के दिमाग का दही मत कर, लिखा हुआ है स्क्रीन पे, साफ दिख रहा है। रिएक्टिविटी विद एयर की बात कर रहा हूँ। देखो क्या होता है, मॉइस्ट एयर जो है उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स है, वाटर ड्रॉपलेट के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाया जाता है, ऑक्साइड बनाया जाता है। जैसे मैं सोडियम की बात करूँ तो सोडियम जो है वो O2 के साथ रिएक्शन करता है, एयर में प्रेजेंट O2 के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेता है, और जैसे ऑक्साइड बनता है, क्योंकि क्योंकि एयर के अंदर मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, तो मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके वो हाइड्रोक्साइड बना लेता है अल्टीमेटली। और क्योंकि एयर के अंदर CO2 भी प्रेजेंट है, तो CO2 के साथ वो रिएक्शन करके, ये तो बेटा एसिड बेस रिएक्शन हो गई, सोडियम कार्बोनेट बना लेगा, ऐसा बोल सकते हैं। वहीं अगर आप सेकेंड डे की बात करोगे तो बेरिलियम जो है उसका टेंडेंसी कम होता है ऑक्साइड बनाने का, क्योंकि बेरिलियम जो होता है ना, जैसे ही बेरिलियम क्या होता है, उसका टेंडेंसी ऑक्साइड बनाने का काम इसलिए होता है क्योंकि बेरिलियम के चारों तरफ, बेरिलियम का जो मेटल है, बेरिलियम मेटल जो है उसके चारों तरफ क्या होता है, लेयर बन जाती है एक ऑक्साइड की, एक लेयर बन जाती है, लेयर ऑफ ऑक्साइड, और ऑक्साइड की लेयर एक बार बन गई तो उससे फिर जो O2 है वो इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, और फर्दर ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्साइड नहीं बनेगा, है ना। और आपको पता ही है कि मॉइस्ट एयर मतलब, एक बार मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आ गया तो अल्टीमेटली कार्बोनेट तो बनना ही है, क्योंकि मॉइस्ट एयर से पहले हाइड्रोक्साइड बनेगा, फिर CO2 के साथ रिएक्शन करके कार्बोनेट बना लेगा। तो मॉइस्ट एयर में जो बेरिलियम है उसके अलावा सभी एलिमेंट कार्बोनेट बनाते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम का तो ऑक्साइड बन के उसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर बन गया, उसका फर्दर रिएक्शन ही नहीं हो रहा, मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं है बेरिलियम, बेरिलियम मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आ रहा उस ऑक्साइड लेयर की वजह से।
ठीक है। अब एयर में मैंने O2 के साथ बात की, तो मैं एक आपको पॉइंट और बता दूं, जो लिथियम है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाता है, क्योंकि N2 भी प्रेजेंट होता है एयर के अंदर, राइट, है ना। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बात करते हैं। मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने पे जो ऑक्साइड बनता है उसके बारे में अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आने वाला है। तो मैं एक बार अच्छे से बता दूं कि फर्स्ट एक की अगर आप बात करें तो लिथियम तो बनाता है ऑक्साइड, सोडियम बनाता है पर ऑक्साइड, बाकी पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सुपर ऑक्साइड। जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है, अगर आपको कोई पूछे कि ये सभी जो पर है, सुपर ऑक्साइड है और ऑक्साइड है, उसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होते हैं पर ऑक्साइड से, और पर ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होते हैं सुपर ऑक्साइड से। अगर आप सेकेंड डे की बात करोगे, वहां पे क्या होता है कि कोई भी मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा, MO टाइप का मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, सभी एलिमेंट आते हैं। मेटल मतलब यहाँ पे सभी एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। ऑक्साइड बनाते हैं, ये सिर्फ ऑक्साइड बनाते हैं सेकंड वाले, बट फर्स्ट ए वाले ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड सभी बनाते हैं। सेकंड वाले का टेंडेंसी भी होता है पर ऑक्साइड बनाने का, बट कुछ एलिमेंट ही है जो पर ऑक्साइड, जैसे आपने देखा ना फर्स्ट ए में नीचे वाले एलिमेंट पर ऑक्साइड बना रहे हैं, एग्जैक्टली सेकंड ए में भी नीचे वाले एलिमेंट जो है वो परोक्साइड बनाएंगे, बट उसमें कंडीशन होती है कि वो टेम्परेचर की जरूरत, उनको लो टेम्परेचर कंडीशन की जरूरत पड़ती है। वो सब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ये नीचे वाले एलिमेंट है, ये परोक्साइड बना लेते हैं। इनके परोक्साइड कैसे दिखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, ये सब पर ऑक्साइड है इनके, ठीक। ठीक है, हाँ, सभी एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो कार्बोनेट बनाते हैं मॉइस्ट एयर में, एक्सेप्ट बेरिलियम। मॉइस्ट एयर भी बोलना जरूरी है, तो वाटर के साथ है ना, तो तीनों तीनों रिएक्शन होगी, पहले ऑक्साइड बनेगा, फिर हाइड्रोक्साइड, फिर कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। उसके बाद है रिएक्शन विद हाइड्रोजन, H2 के साथ रिएक्शन। जो एल्कली मेटल्स है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके बनाती है उसका हाइड्राइड। ये जो हाइड्राइड होता है ना बेटा, ये आयनिक होते हैं, एक्सेप्ट लिथियम हाइड्राइड जो कि कोवलेंट है। और हाइड्राइड जो है उसको वाटर में डालने पे क्या होगा, सिंपल सी बात है सर, वाटर से H+ और OH माइनस, यहाँ पे M+ और H माइनस, रिएक्शन सीधा ऐड कर दो, हाइड्रोक्साइड और H2 बन जाएगा, सिंपल सी बात है ना। हाँ, एक और बात ध्यान रखेंगे कि अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, अगर आप इस मेटल हाइड्राइड का, तो उससे आपको एनोड पे H2 गैस मिलता है। अब ये मैं इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला अभी, इतना ध्यान रखेंगे कि एनोड पे H2 गैस मिलता है अगर आप मेटल हाइड्राइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो, ठीक है। अगर आप सेकंड ए ग्रुप में बात करें तो एक्सेप्ट बेरिलियम, सभी के सभी MH2 टाइप का हाइड्राइड बनाते हैं, सभी बनाते हैं। कैसे, डायरेक्टली रिएक्शन करके, H2 के साथ रिएक्शन करके, कि मेटल H2 के साथ रिएक्शन करेगा और MH2 टाइप का हाइड्राइड बनेगा,
बेरिलियम ऐसा नहीं करता है। तो बेरिलियम हाइड्राइड कैसे बनाता है फिर? तो बेरिलियम हाइड्राइड बनने का रिएक्शन थोड़ा अलग होता है, वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब BeCl2 का रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवाया जाता है, तब बेरिलियम हाइड्राइड बनता है, LiCl बनता है और AlCl3 बनता है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि बेरिलियम हाइड्राइड नहीं बनाता, बेरिलियम हाइड्राइड बनाता है, बट H2 के साथ डायरेक्टली रिएक्शन करके नहीं बनाता, उसके बनाने का, हाइड्राइड बनाने का तरीका अलग है। और जो भी बेरिलियम हाइड्राइड बनाता है और मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाता है, ये दोनों कोवलेंट होते हैं, वो दोनों कोवलेंट होते हैं। बाकी जो है सब क्या है, आयोनिक है। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है? ठीक है, मैं रिएक्शन विद वाटर की बात कर रहा हूँ बेटा। वाटर के साथ रिएक्शन का क्या सीन है बता चुका हूँ वैसे तो। एल्कली मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा। रिएक्शन बैलेंस कर लेना आप। तो देखो ध्यान से, जो ऊपर वाला एलिमेंट है लिथियम, इसका रिएक्टिविटी बहुत कम है, बहुत ही कम है। सोडियम का रिएक्टिविटी, ठीक है, सोडियम फास्ट रिएक्ट करता है वाटर के साथ। लास्ट एलिमेंट्स की बात करोगे, रुबिडियम एंड सीजियम की, तो उनका जो रिएक्शन होता है वाटर के साथ, दैट इज एक्सप्लोसिव रिएक्शन ना, बहुत इजीली रिएक्ट करते हैं, वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। सोडियम का भी एक्सप्लोसिव होता है, आपको पता है ना, सोडियम, सोडियम ब्लॉक को वाटर में डालने पे एक्सप्लोजन हो जाता है। तो सोडियम का ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, तो रुबिडियम और सीजियम का तो और भी फास्ट होता है। हाँ, राइट। अगर आप सेकेंड ए ग्रुप की बात करोगे, तो बेरिलियम, बेरिलियम तो वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं करता, हॉट वाटर तक से रिएक्शन नहीं करता, बता चुका हूं ऊपर में। मैग्नीशियम रिएक्शन करता है, बट क्योंकि उसका रिएक्टिविटी कम है, तो उसको चाहिए हॉट वाटर, नहीं तभी रिएक्शन करेगा वो, नहीं तो नहीं करेगा। बाकी जो तीनों एलिमेंट है वो तो कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर लेते हैं। मैंने ये बोला कि बेटा लिथियम का रिएक्टिविटी कम होता है वाटर के साथ, सोडियम जो है वो विग्रसली रिएक्ट करता है, और रुबिडियम सीजियम का तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, ये बोला मैंने। ठीक है, बेटा मैंने बोला कि लिथियम जो है लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर होता है। मैंने ये नहीं बोला कि अनरिएक्टिव है, रिएक्टिविटी है बट कम है ना? तो अच्छे से सुनो मुझे पहले। हेलाइट्स की बात करते हैं। आएंगे नाइट्राइड के बारे में बात करेंगे, अभी हेलाइड पे आया ना, हेलाइड की नाइट्राइड की वापस से बातें करेंगे, टेंशन मत लीजिए बेटा ना, थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा, हर एक पॉइंट वापस से रिपीट किया जाएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, देखो एल्कली मेटल्स जो होती हैं, क्या होता है, एल्कली मेटल्स जो है उनका हेलोजन के साथ वो रिएक्शन करके हेलाइड बनाते हैं, ये हमें पता है। हेलाइड जो होते हैं जनरली, हेलाइड क्या होते हैं, आयनिक होते हैं, हमें पता है। बट लिथियम का हेलाइड जो है ना, LiCl, वो क्या होता है, कोवलेंट होता है, ये भी पता है हमें, है ना? और कोवलेंट और आयनिक कैरेक्टर जो है वो कैसा बताते हैं, फजान रूल से आप बताते हैं। तो वो सब फजान रूल में हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसे देखते हैं, सॉलिबिलिटी कैसे देखते हैं, वो सब क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं।
वो सब क्वेश्चन बनेंगे एस ब्लॉक में, तो उसके लिए फजान रूल आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार फिर से, वो पढ़ेंगे आप लोग खुद, आप लोगों का काम है वो। ठीक है, ध्यान रख लेना, मैं पहले यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, फजान रूल आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन वहां के आएंगे। डायरेक्टली एल्काइल हैलाइड देके पूछ लेगा, मेल्टिंग पॉइंट बताइए, बॉइलिंग पॉइंट बताइए, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताइए, तो वहां बता चुका हूँ मैं। सेकेंड डे की बात करूं तो ये MX2 टाइप का हैलाइड बनाते हैं, राइट। यहाँ पे भी आपको इतना पता होना चाहिए कि जो ऊपर वाले हैलाइड है वो कोवलेंट होते हैं, और जो नीचे वाले हैं वो क्या होंगे, आयनिक होंगे। तो कोवलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर के क्वेश्चन यहाँ पे भी बनेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, और कुछ हैलाइड्स के बारे में तो शायद जैसे याद होगा, BeCl2 के बारे में ये मैंने पढ़ाया था, ब्रिज बॉन्डिंग में पढ़ाया था, BeCl2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट, बताया था। पॉलीमेरिक फॉर्म बताया था, डाइमर फॉर्म बताया था इसका, राइट। वो सब एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, जैसे ये स्ट्रक्चर आया, ब्रिज बॉन्डिंग याद आ गया, ब्रिज बॉन्डिंग भी पढ़ेंगे एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में फजान रूल मैं अच्छे से बता चुका हूँ, ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ा चुका हूँ, इसलिए ज्यादा BeCl2 के बारे में फालतू बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, उसको आप पढ़ेंगे, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऊपर वाले एलिमेंट जो है वो देखो बेटा, अब कोवलेंट ऊपर वाले एलिमेंट कोवलेंट है, एलिमेंट कोवलेंट नहीं होते, उनके हेलाइड कोवलेंट होते हैं। ठीक है, और उनके हेलाइड में भी सभी हेलाइड कोवलेंट नहीं होते ना बेटा। हेलाइड में अगर आयोडाइड आ जाएगा, तो आयोडाइड जो है वहां पे पोलराइजेशन ज्यादा होगा, तो वो कोवलेंट होगा, फ्लोराइड जो है वो नहीं होगा, है ना। तो बहुत ही स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा आपको कि ऊपर वाले एलिमेंट के वो हेलाइड जिसमें हेलाइड आयन का साइज ज्यादा है वो कोवलेंट होंगे, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। बाइकार्बोनेट्स की बात कर लेते हैं, नाइट हेलाइड की बात कर ली, बाइकार्बोनेट्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ए में बात करूं तो एक्सेप्ट लिथियम बेटा, एक्सेप्ट लिथियम जितने भी एल्कली मेटल्स हैं वो सॉलिड बाइकार्बोनेट बनाते हैं, मतलब उनके बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में होते हैं बेटा। बट लिथियम का भी बाइकार्बोनेट होता है, ऐसी बात नहीं है। बट लिथियम का बाइकार्बोनेट जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है, एक्वस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। बट बाकी जो है वो सॉलिड बाइकार्बोनेट, उनके जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। और सेकेंड एक है तो जितने भी बाइकार्बोनेट है सभी के सभी एक्वस स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ऐसा बोल सकते हैं। एक्वा स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो यार सेकेंड डे के एक्वा स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो लिथियम ने सेकेंड डे से प्रॉपर्टी मैच क्यों कराया, ऑब्वियस सी बात है, लिथियम जो है सेकेंड डे में प्रेजेंट मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप रखता है, डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से आपको पता है कि प्रॉपर्टी मैच करेगा। फर्स्ट डे के कार्बोनेट की बात करें तो कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं बेटा, सॉरी बाइकार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो कार्बोनेट मिलता है, H2O मिलता है, CO2 मिलता है, ये हमें क्लियरली पता है। कौन कौन से कार्बोनेट की बात कर रहा हूँ मैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ एक बात जरूर ध्यान रखना, यहाँ पे दो बाइकार्बोनेट जो है उनके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे, ये भी बता चुका हूँ, ये कहाँ बताया था, ये आप लोग बताएंगे मुझे। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये मैंने बताया था आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। हम्म, बढ़िया, चलिए अच्छा है, याद है। जो नाइट्राइड की बात कर रहे थे वो लोग सुनेंगे, पहले नाइट्रेट की बात कर लेते हैं फिर नाइट्राइड की करेंगे। नाइट्रेट वो होता है जहाँ पे NO3 माइनस प्रेजेंट है, तो एल्कली मेटल तो MnO3 बनाएगा। नाइट्रेट को हीट करने पे, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ,
नाइट्रेट को हीट करने पे पॉसिबिलिटी है, कभी ऑक्साइड बनता है, कभी नाइट्राइट बनता है। तो डिपेंड करेगा कि कौन सा नाइट्रेट ले रहे हो। तो मैं थोड़ा इसको अच्छे से लिख देता हूँ। पहली बात तो फर्स्ट है कि ग्रुप नाइट्रेट ये वाला बनाते हैं। लिथियम नाइट्रेट की अगर आप बात करें तो लिथियम नाइट्रेट जो है वो हीट करने पे ऑक्साइड बनाता है। बट अगर आप लिथियम के अलावा बाकी किसी नाइट्रेट की बात करेंगे ना बेटा, बाकी किसी नाइट्रेट की बात करेंगे तो वो हीट करने पे नाइट्राइट बनाता है, MnO2 प्लस O2 साथ में। बट ये भी बेटा लो टेम्परेचर पे। अगर इस नाइट्रेट को आपने हाई टेम्परेचर पे हीट किया होता, हाई टेम्परेचर मतलब मोर देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बेटा क्या हो चुका होता, वो भी ऑक्साइड बना लेता। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट ए का जो नाइट्रेट है लिथियम वो ऑक्साइड बनाता है। बाकी जो है वो हाई टेम्परेचर पे ऑक्साइड बनाएंगे, लो टेम्परेचर पे तो वो नाइट्राइट ही बनाते हैं। और सेकंड ए के जितने भी नाइट्रेट है सभी हीट करने पे ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड ए में जो भी नाइट्रेट है वो ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, हीट करने पे बोल रहा हूँ मैं, डायरेक्टली नहीं, हीट करने पे ऑक्साइड बना लेगा। नाइट्राइड की बात करते हैं। सिर्फ लिथियम है जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाता है। मैं फर्स्ट ए की बात कर रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट ए की, सेकेंड ए के बारे में भी बात करूंगा। सिर्फ लिथियम है जो N2 के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाता है। और नाइट्राइड का हाइड्रोलाइसिस करने पे आपको पता होना चाहिए कि ये लिथियम, सॉरी ये Li3n होता है फॉर्मूला, Li3n। लिथियम प्लस में है और नाइट्रोजन -3 में है। यहाँ पे लिथियम प्लस में है और नाइट्रोजन -3 में। और वाटर के अंदर H प्लस और OH माइनस होता है, तो OH माइनस तो लिथियम के साथ रिएक्शन करके LiOH बना लेगा, और H जो है वो N-3 के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बना लेगा। मतलब नाइट्राइड के हाइड्रोलाइसिस पे अमोनिया मिलता है, अमोनिया गैस इवॉल्व होता है, ये याद रखेंगे। ऐसा बाकी नाइट्राइड सेकंड ए में जो भी नाइट्राइड है उनके साथ भी ऐसा ही होता है कि जो बेरिलियम भी नाइट्राइड बनाता है ना, और मैग्नीशियम भी नाइट्राइड बनाता है। ये सब नाइट्राइड जो है ये, पहली बात तो सेकंड ए वाले जो नाइट्राइड बनाएंगे वो M3N2 टाइप के होंगे, और वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, अमोनिया गैस इवॉल्व करेंगे। सिंपल सी बात है, अमोनिया गैस इवॉल्व करेंगे प्लस साथ में उनके हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, है ना। ठीक है, मर्क्यूरी के साथ रिएक्शन, देखो मर्क्यूरी के साथ रिएक्शन को बोलते हैं अमलगम का फॉर्मेशन, है ना। फॉर्मेशन ऑफ अमलगम बोला जाता है, फॉर्मेशन ऑफ अमलगम बोला जाता है। तो एल्कली मेटल्स जो हैं, एल्कली मेटल्स क्या, पूरे इस ब्लॉक के जो, पूरे इस ब्लॉक के जो मेटल्स है वो मर्क्यूरी के साथ रिएक्शन करके अमलगम का फॉर्मेशन करते हैं। एक्चुअली में अमलगम जो है वो आयरन और प्लेटिनम नहीं बनाता, जो नहीं बनाता उसकी बात कर रहा हूँ, आयरन और प्लेटिनम। इस ब्लॉक के सभी एलिमेंट अमलगम बनाते हैं, मर्क्यूरी के साथ रिएक्शन करते हैं, मेरे कहने का मतलब ये। और सेकंड में जो किसी ने पूछा कि क्या नाइट्रोजन N2 के साथ सभी रिएक्शन करते हैं, नहीं बेटा, बेरिलियम और मैग्नीशियम, सिर्फ बेरिलियम और मैग्नीशियम ही रिएक्शन करके नाइट्रेट बना रहा है। ठीक है, ना ना ना, फर्स्ट ए में लिथियम, बेटा मैंने बोला ना, फर्स्ट ए में ओनली लिथियम रिएक्ट्स डायरेक्टली विद N2, ओनली लिथियम, सिर्फ लिथियम रिएक्ट करता है फर्स्ट ए में, और सेकंड ए में बेरिलियम और मैग्नीशियम
रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ एंड नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइट बनाने के लिए। अगर सभी करेंगे तो मैं इन जनरल एम एलिमेंट लिख के रिएक्शन लिखूंगा ना, मैं कोई स्पेसिफिक एलिमेंट लिख रहा हूँ मतलब वो रिएक्शन उसी के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। जनरल होगी तो मैं एम लिखूंगा ना मेटल की जगह। ऐसा किया ना मैंने थोड़ी देर पहले, वही तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है सल्फेट। देखिए, जो फर्स्ट ए वाले हैं वो M2SO4 टाइप का सल्फेट बनाएंगे, और जो सेकंड ए वाले हैं वो MSO4 टाइप का सल्फेट बनाएंगे। सल्फेट जो है वो आयनिक होते हैं। अब सल्फेट के अंदर भी क्योंकि एल्कली मेटल के सल्फेट, अब ये भी एक तरीके से फजान रूल वाले क्वेश्चन आ गए। यहाँ पे क्या क्या पूछा जा सकता है आप जानते हैं। मैं डायरेक्टली बात करता हूँ, सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन भी बनते हैं, तो मैं डायरेक्टली पॉइंट बता देता हूँ कि लिथियम सल्फेट जो है वो लीस्ट सॉल्युबल होता है, सॉल्युबिलिटी सबसे कम होता है इसका। अब ये मैंने क्यों बोला, इसके लिए सॉल्युबिलिटी रिवाइज करेंगे फजान रूल, तब समझ में आएगा, है ना। वापस से वो सब नहीं बोल सकता मैं अभी। सिंपल सी बात है, वाटर के अंदर सोलिबिलिटी कम होना मतलब उसका आयनिक कैरेक्टर कम है, वो ज्यादा कोवलेंट है इसलिए वाटर में सोलिबल नहीं है, सिंपल सा लॉजिक। जितने भी, क्योंकि सभी सल्फेट बना रहे हैं तो जो सभी सल्फेट है वो कार्बन के साथ रिएक्शन करके, यहाँ पे कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, सल्फेट को रिड्यूस कर देता है सल्फाइड में, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में। समझ रहे। देखो, सभी सल्फेट बना रहे हैं एक्सेप्ट लिथियम सल्फेट, जितने भी सल्फेट हैं, लिथियम के सल्फेट के अलावा जितने भी सल्फेट हैं वो आयरन +3, क्रोमियम +3 और एल्यूमिनियम +3 इनके साथ रिएक्शन करके, लिथियम नहीं करता है, लिथियम सल्फेट के अलावा बाकी सभी सल्फेट इनके साथ रिएक्शन करके डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, जिनको एलम बोलते हैं। पोटाश एलम का फॉर्मूला पता होगा आपको। ठीक। सेकंड ग्रुप की बात करें, सेकंड ग्रुप की बात करें, आयनिक नेचर यहाँ पे क्या होगा बेटा, आयनिक नेचर टॉप टू बॉटम, कोवलेंट नेचर टॉप टू बॉटम क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, वही सब क्वेश्चन घूम फिर के बनने वाले हैं सेकंड ए में भी, बिल्कुल वैसा ही है जैसा फर्स्ट ए में था। ठीक है, सेकंड ए के भी सभी सल्फेट बनाते हैं, फर्स्ट ए के भी सभी सल्फेट बनते हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अमलगम सभी बनाते हैं, एस ब्लॉक की सभी एलिमेंट अमलगम बनाते हैं, मर्क्यूरी के साथ रिएक्शन करना अमलगम का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड। हाँ बेटा, देखो सभी डबल सॉल्ट एलम बोले जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, बट उनका एलम एक जनरल नेम है यार, जैसे एसिड हो गया, अब उसमें इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये सब अलग होते हैं ना, वैसे ही है। पोटाश एलम अलग है, ऐसे बहुत सारे केस आएंगे। रिएक्शन विद एसिड की बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट एक मेटल है वो एसिड जैसे कि H2SO4 के साथ रिएक्शन करके सल्फेट बना लेता है खुद तो, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देता है, ऐसे सेकेंड ए वाले भी करते हैं। तो फर्स्ट ए और सेकेंड ए वाले जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर लेते हैं, सिंपल। ठीक है, हाँ सभी सभी, जहां पे एक्सेप्शन होगा मैं बता दूंगा, किसी को ये पूछने की जरूरत नहीं है कि सभी या फिर ये।
इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। अमोनिया लिक्विड स्टेट में है तब की बात कर रहा है। सबसे पहली बात की जितने भी, मैं फर्स्ट ए और सेकंड ए दोनों की अलग अलग बातें करूंगा, मैं अभी पहले फर्स्ट ए की बात कर लेता हूँ। अच्छा खासा डिस्कशन होगा यहाँ पे। बेटा जानवी थोड़ी देर बाद जाएंगे, अभी मैं लेट मी कंप्लीट ना, मुझे मुझे पढ़ा लेने दो। फर्स्ट ए जो एल्कली मेटल है वो अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, यहाँ पे लिक्विड अमोनिया में रिएक्शन करके एक सॉल्यूशन बनाते हैं जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। ठीक, जैसे एक मेटल है सॉलिड स्टेट में है, और होता है ना कि उसके पास अमोनिया, वो अमोनिया में उसको डिसोल्व किया गया, अमोनिया लिक्विड स्टेट में है। तो जैसे वाटर होता था ना कि कोई भी मेटल को वाटर में अगर डिसोल्व करते हैं, तो क्योंकि मेटल जो है वो कैटायन और इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में कैटायन बना लेता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। तो एक तरीके से मेटल के चारों तरफ भी, जैसे हाइड्रेशन में क्या होता है यार, कैटायन और एनायन के चारों तरफ क्या आ जाता है, वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है ना। यहाँ पे वाटर में नहीं मिला रहे, अमोनिया में मिला रहे हैं उसको, लिक्विड अमोनिया में। तो मेटल जो होगा उसके चारों तरफ भी अमोनिया के बहुत सारे मॉलिक्यूल आ जाएंगे। मान लो एक्स मॉलिक्यूल आ गए, मेटल तो पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ भी अमोनिया के मॉलिक्यूल जाएंगे। मान लो वाई मॉलिक्यूल्स आ गए, तो इसका मतलब अमोनिया आपने कितने लिए, एक्स प्लस वाई लिए, लेफ्ट में बैलेंस भी कर दिया। जो इलेक्ट्रॉन है जिनके चारों तरफ अमोनिया आ चुके हैं उनको बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, उनको बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और आपको पता है ना कि किसी भी कंपाउंड में अगर कोई कलर है तो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है इस ब्लू कलर के लिए। ये समझ में आ गया। हाँ, ये जरूर ध्यान रखेंगे कि अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो सॉल्यूशन होता है ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। मतलब आपने फर्स्ट एक को लिक्विड अमोनिया में मिलाया तो कैसा कलर मिलेगा वो भी पता है, और वो सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक हुआ ये भी पता है, दोनों का रीजन सेम है, ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। राइट, ये क्लियर होगा। बट अगर आप सेकेंड एक की बात करोगे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, यही रिएक्शन करते हैं लिक्विड अमोनिया के साथ और सॉल्यूशन बना, कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम तो रिएक्शन ही नहीं करते। बेरिलियम और मैग्नीशियम तो लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन ही नहीं करते, मतलब लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व ही नहीं होते, ऐसा बोल सकते हैं। ये डिसॉल्व ही नहीं होंगे लिक्विड अमोनिया में। क्यों? क्योंकि देखो यार, ऐसा करने के लिए बेरिलियम और मैग्नीशियम को उसका कैटायन बनाना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन निकालना जरूरी है, तभी तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनेगा। और क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम का आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इस वजह से वो लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? हम्म। अब देखो, जैसे पहले वाले में मैंने, मेरी बात ध्यान से सुना, ये जो भी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन वाला सॉल्यूशन है ना, जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, बेसिकली इसको अगर ज्यादा टाइम तक रख दोगे आप, इसको ज्यादा टाइम तक इस सॉल्यूशन को एज इट इज रख देते हैं, तो फिर क्या होता है कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें अमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब अगर आप इन जनरल सोडियम को अगर आप अमोनिया की कांटेक्ट में लेके आओगे तो यार ऑब्वियस सी बात है, अमाइड तो बनेगा ही बनेगा, NaNH2+ H2 बनेगा। ये तब होता है जब आप इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन वाले सॉल्यूशन को एक ज्यादा टाइम तक एज इट इज रख देते हैं। ठीक है, हाँ, ये अमाइड है। ठीक है, लिथियम, लिथियम का भी सीन सेम ही है कि लिथियम भी अमोनिया के साथ रिएक्शन करके ज्यादा टाइम तक इमाइड बनाता है, अमाइड नहीं इमाइड, Li2NH, इसको बोलते हैं इमाइड, लिथियमाइड बोलते हैं। इन शॉर्ट इसको लिथियमाइड बोलेंगे। ठीक है, और H2 गैस इवॉल्व होगा, और यहाँ पे ये अमाइड है। ठीक है,
दूसरी बात कि जो सॉल्यूशन है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो उसका ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, अगर उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया जाए, अगर उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया जाए तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने पे कलर चेंज हो जाता है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन कलर चेंज हो जाता है, ब्रोंज कलर हो जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन वाला जो पार्ट है थोड़ा अच्छा है, हाँ सभी के लिए मैंने इन जनरल बात की है। इन जनरल देखो, पहली बात तो नाइट्राइड अमोनिया के साथ रिएक्शन सिर्फ बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं करता, बाकी पूरा एस ब्लॉक कर रहा है। तो पूरे एस ब्लॉक के लिए ये सीन जरूर होगा कि पूरे एस ब्लॉक जो है उनके सॉल्यूशन में अगर कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ा देंगे ना तो कलर जो है वो चेंज हो जाएगा उसका। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, ओके। देखो एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल का यूज क्या है ना, वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, वो तो आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, मॉड्यूल से पढ़ लीजिएगा, है ना, उसमें कुछ बताने का नहीं है। हाँ लिथियम जो है उसका प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है अपने ही ग्रुप में बाकी सबसे, वो भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। बता चुका हूँ वैसे मैं ऑलरेडी ये सब बातें, ठीक है। जैसे लिथियम जो है, अभी मैंने बताया कि नाइट्राइड सिर्फ वही बनाता है, मैंने बताया कि लिथियम का बाइकार्बोनेट ही एक्वस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बाकी सभी तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं फर्स्ट ए वाले। मैंने बोला कि लिथियम जो पॉलीमर बना लेता है, उसका बाइकार्बोनेट पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है ना। लिथियम ही ऐसा है जो ऑक्साइड बनाता है, बाकी सभी, बाकी नीचे वाले सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है और उसके नीचे वाले सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ये सब बातें हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लिथियम का सबसे ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो ये सब बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, ठीक है। एग्जैक्टली 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 ऐसे ही सेकेंड ए ग्रुप में बेरिलियम आता है, कि बेरिलियम भी अपने ग्रुप में अलग प्रॉपर्टी क्यों दिखाता है, क्योंकि स्मॉल साइज वाला एलिमेंट है। जैसे बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, बट बाकी सभी ऑक्साइड पर ऑक्साइड, बाकी सभी ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। ये एक मेन डिफरेंस हो गया। आपको पता होगा कि बेरिलियम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व होता है, ये NaOH के साथ रिएक्शन में, ये मैंने बताया था हाइड्रोजन वाले चैप्टर में। मैंने बताया था कि हाइड्रोजन वाले चैप्टर में रिएक्शन विद NaOH में मैंने बताया था कौन कौन से एलिमेंट रिएक्शन NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, उसमें बेरिलियम भी लिखा था। मैंने ये भी बताया कि बेरिलियम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। मैंने ये भी बताया कि क्लोरोफिल वाला एग्जांपल, मैंने ये भी बताया कि बेरिलियम जो है वो एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप रखता है, राइट। बेरिलियम कार्बाइड भी बनाता है, ये हाइड्राइड भी बनाता है, और बेरिलियम का कॉम्प्लेक्स बनता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। बेरिलियम का जो कंपाउंड है BeCl2, पॉलीमेरिक फॉर्म, डाइमेरिक फॉर्म, BeCl2 बनता कैसे है, BeH2 बनता कैसे है, वो सब डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम का जैसे BeCl2 होता है, जैसे AlCl6 होता है, Al2Cl6 होता है, मतलब मैं आपको बताऊं जैसे BeCl2 होता है, AlCl3 होता है, दोनों डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वही ब्रिज बॉन्डिंग होता है दोनों में। ये सब पढ़ाया जा चुका है ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में, एक बार वो रिवाइज करना पड़ेगा आपको, एक बार वो अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा बेटा, समझ रहे हैं।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो, सोडियम के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, कैसे सोडियम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सोडियम का जो फॉर्मेशन है उस प्रोसेस को बोला जाता है डाउन्स प्रोसेस। क्या करते हैं हम इसमें, हम ये इलेक्ट्रोलाइसिस वाला कॉन्सेप्ट है बेटा, शायद अभी आपको उतना नहीं समझ में आया, तो जितना मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उतना सुनना है। इलेक्ट्रोलाइसिस है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड हो गया, एनोड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जरूरत है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है बीच में, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मेन इलेक्ट्रोलाइट NaCl है, मेन इलेक्ट्रोलाइट NaCl है। और NaCl का मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि देखो NaCl तो सॉलिड स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में NaCl लेके क्या करोगे, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए तो NaCl को फ्यूज्ड स्टेट में लेना पड़ेगा, मोल्टन स्टेट में लेना पड़ेगा। अब एक्चुअल में NaCl का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है यार, उतना टेम्परेचर देके पहले तो मेल्ट करो उसको, फिर उस कंटेनर में रखो और फिर रिएक्शन कराओ। तो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए उसमें साथ में हम कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड और NaF मिला देते हैं, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट को थोड़ा कम कर देते हैं, तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती उतनी। मतलब पहले इसका मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेंटीग्रेड था, जैसे ही CaCl2 और NaF मिला है वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, अच्छा खासा डिफरेंस है। जो कैथोड है बेटा वो आयरन का है, आयरन का कैथोड है, और जो एनोड है वो ग्रेफाइट क्या है। तो होता क्या है, रिएक्शन क्या होता है कि कैथोड पे तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि कैथोड पे तो रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन किसका होगा, पूरे इसमें से NaCl, क्योंकि मेन इलेक्ट्रोलाइट है, तो Na प्लस क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम बना लेगा सॉलिड कैथोड पे। कैथोड पे आपको सोडियम मिलेगा जो हमें चाहिए, सोडियम का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो सोडियम ही चाहिए, कैथोड पे मिल जाएगा। बट साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि एनोड पे क्या रहा होगा, जो 2Cl माइनस है वो Cl2 बना रहा होगा, मतलब क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रहा होगा एनोड पे, राइट। प्रॉब्लम ये है कि सर यहाँ पे आपने मोल्टन है फ्यूज्ड NaCl लिया, क्या वहां पे एक्वस सोडियम क्लोराइड यूज किया जा सकता था, नहीं, क्योंकि एक्वस सोडियम क्लोराइड लिया मतलब Na प्लस भी है, Cl माइनस भी है, वाटर भी है। उस केस में प्रॉब्लम पता है क्या हो जाती है, कैथोड पे सोडियम के रिडक्शन होने की बजाय, सोडियम का रिडक्शन होने की बजाय H प्लस का रिडक्शन होके हाइड्रोजन गैस मिल जाता है। तो अगर आपने फ्यूज्ड NaCl या फिर मोल्टन NaCl की जगह अगर आपने एक्वस NaCl लिया तो आपको सोडियम नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा, जो कि हमें तो सोडियम चाहिए, तो हमें तो मोल्टन NaCl ही लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो रिएक्टिविटी के बारे में मैंने बात की थी कि रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है लिथियम की, सोडियम की भी, इसलिए सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। ठीक है, सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि उसका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलेगा। जो भी एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं उसका फॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं, उनका जो यूज है, उसका जो यूज है वो आप मॉड्यूल से पढ़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा। सोडियम लैंप आपने सुना होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर में सोडियम का यूज है ना, ये सब एप्लीकेशन जो है वो आप, जो भी यूज है ना वो आप पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा भी होता है। ठीक है, अब सोडियम के कुछ कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले सोडियम का जो कंपाउंड है मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बोला कि लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर बनाता है, सोडियम ऑक्साइड भी बनाता है, उसका पर भी होता है, उसका ऑक्साइड भी होता है।
हाँ, सोडियम का ऑक्साइड बनने का कंडीशन थोड़ा डिफरेंट है कि सोडियम ऑक्साइड तभी बनाएगा जब टेम्परेचर बहुत कम है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड, तब वो ऑक्साइड बनाता है। ध्यान रखेंगे। O2 का सप्लाई लिमिटेड दो ना आप, लिमिटेड सप्लाई दो ना आप, लिमिटेड सप्लाई दोगे तो अपने आप आपको पता है कि एक ही ऑक्सीजन रिएक्शन करके ऑक्साइड बनेगा। आपने O2 का सप्लाई ज्यादा दे दिया तो परऑक्साइड बन जाएगा। तो सोडियम ऑक्साइड कब बनेगा? जब सोडियम का रिएक्शन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ हो, और टेम्परेचर का भी ध्यान रखेंगे। ऐसा बोल सकते हैं। अगर यही टेम्परेचर आपने इसको 400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास दे दिया होता ना बेटा, तो परऑक्साइड बन चुका होता, जो कि जनरली बनता है सोडियम के केस में। ठीक है ना। तो मेन कंपाउंड सोडियम का सोडियम परऑक्साइड Na2O2। जब सोडियम का O2 के साथ रिएक्शन करवाए एक्सेस ऑफ O2 में, तो Na2O2 बनेगा बेटा। टेम्परेचर सेकेंडरी है, परऑक्साइड तब बनेगा जब एक्सेस O2 होगा, लिमिटेड O2 है तो ऑक्साइड बनेगा। इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है। ठीक है ना। ये जो Na2O2 होता है इसके बारे में बात करेंगे। ये सॉलिड होता है, येलो सॉलिड होता है। ठीक है। Na2O2 की रिएक्शंस, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Na2O2 की रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी है कि वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड और H2O2 बनाया, H2SO4 के साथ रिएक्शन करके Na2SO4 और H2O2 बनाया, CO2 के साथ रिएक्शन करके Na2CO3 प्लस O2 बनाया, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके Na2CO3 बनाया, ऐसे ही SO2 के साथ रिएक्शन करके Na2SO4 बनाया। अरे अमोनिया के साथ रिएक्शन करके उसने हाइड्रोक्साइड प्लस N2 बनाया। और भी बहुत सारी रिएक्शंस है, बट जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है यहाँ पे जो हमें जरूरत पड़ेगी वो सब ये है। बाकी जो परोक्साइड है वो रेडॉक्स रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है, वो सब की बात हम नहीं करेंगे अभी। सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि Na2O2 येलो कलर का सॉलिड होता है। कब बनता है? जब सोडियम का एक्सेस O2 के साथ रिएक्शन करा जाए और वो इन इन कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर लेता है। ठीक है। ये क्लियर हो रहा है? सोडियम की बात हुई। पोटेशियम की बात करें तो बेटा मैंने सिर्फ इतना बोला कि सोडियम का जो पेरोक्साइड है वो किस कलर का होता है, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, और वो किन किन के साथ रिएक्शन करता है, इतना ध्यान रखना है बस। बस इतना ध्यान रखना है। और ये सबके लिए आपको मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा यार, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मॉड्यूल और एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, उससे भाग नहीं सकते तुम लोग। ठीक है। एप्लीकेशन होंगे, एलिमेंट के क्या एप्लीकेशन है, कहाँ यूज किए जाते हैं, वो सब पढ़ना पड़ेगा आपको खुद से। ये आप लोगों का काम है। हाँ एनसीईआरटी जरूरी है बेटा, मॉड्यूल से पहले एनसीईआरटी पढ़ लेना। एक काम करना, मॉड्यूल से पहले एनसीईआरटी पढ़ना फिर मॉड्यूल पढ़ना, तो मॉड्यूल भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। बेटा चैप्टर नहीं है गुप्ता, जीओसी चैप्टर नहीं होता है।
ठीक है, तो वो एनसीईआरटी में नहीं है, टेंशन मत ले। ये मैंने बताया था तुमको, तुम लोग सुनते क्यों नहीं हो? मैंने बोला था जीओसी चैप्टर नहीं है, चैप्टर बनाया गया उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए, एक टूल होता है, वो है जीओसी। वो कोई चैप्टर नहीं है। आइसोमेरिज्म ना से कोई चैप्टर नहीं मिलेगा आपको। हर एक चैप्टर में आइसोमेरिज्म है, हर एक चैप्टर में जीओसी है। और हर एक चैप्टर में नहीं पढ़ सकते ना, तो सभी चैप्टर से जो मेन पॉइंट है उनको निकाल के, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको निकाल के जीओसी बनाया गया है। तो ऐसा कोचिंग इंडस्ट्री में बताते हैं, ये तरीका होता है, जीओसी पढ़ाते हैं फिर आइसोमेरिज्म, जबकि ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है। बेटा बेटा तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो यार? स्टीरियो आइसोमेरिज्म मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो एनसीईआरटी पे मत जाइए, मैं पढ़ा रहा हूँ ना। अब मैंने सिर्फ एक ही पैराग्राफ बोला होता और एनसीईआरटी में 10-15 पेज लिखे हुए रहते, फिर तुम मुझे बोल सकते थे कि सर ये क्या हो गया। बेटा बोर्ड्स की टेंशन मत लो आप लोग अभी से, जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बोर्ड्स की टेंशन मत लो। जितना बोर्ड्स के लिए रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा नॉलेज तुमको ऑलरेडी हो चुका है स्टीरियो के बारे में, ऑलरेडी हो चुका है। जो बचा कुचा है वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, मतलब जब भी हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ठीक है, अब देखो सोडियम का दूसरा कंपाउंड, एनसीईआरटी हर एक चैप्टर के लिए पढ़ना है, सिर्फ इनऑर्गेनिक के लिए नहीं। एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, जेई मेंस का एग्जाम क्लियर करना है, जेई मेंस का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एनटीए क्वेश्चन पेपर उसी से बना था। बहुत जरूरी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं बहुत अच्छे एनसीईआरटी से। न्यूमेरिकल के लिए तो एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट, बट उसको रीड करने से एटलीस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो क्लियर होंगे। बेटा एडवांस के लिए एनसीईआरटी से कुछ नहीं उखाड़ पाओगे तुम लोग, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, एडवांस का कंटेंट क्लास में दिया जा रहा है तुम लोगों को, उसको पढ़ो। एनसीईआरटी रीड करने से थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा, एनसीईआरटी रीड करने से बोर्ड की तरफ से भी सेफ रहोगे तुम लोग, और जेई मेंस के लिए तुम्हारे थ्योरेटिकल चैप्टर भी अच्छे से हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। अब यही बात ना 10 अलग अलग तरीके से पूछोगे तुम हर क्लास में, मुझे मालूम है। बस मैंने बोल दिया, मैं आगे से नहीं बोलूंगा इस बारे में। आज ऑलरेडी मूड ऑफ है यार, ये फालतू बात मत करो तुम लोग अभी मुझसे, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने दो। ठीक है, थोड़ा जल्दी क्लास फ्री कर देंगे आज। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या यार? सोडियम हाइड्रोक्साइड ना, सोडियम के कंपाउंड की बात कर रहे थे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन नेम बताओ इसका। बहुत बढ़िया, कास्टिक सोडा। बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। अरे अब आप बोलोगे सर ये क्या कर दिया सर, NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस से कैसे बन सकता है? NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस से तो सोडियम बनाया था आपने, एक्वस NaCl, ये डिफरेंस। क्योंकि अगर NaCl एक्वस होगा तो इसका मतलब ये है कि Na+ और Cl- तो होगा ही होगा साथ में, और क्योंकि एक्वस से मतलब वाटर है, तो H+ भी होगा और OH- भी होगा। और अगर यार अगर ऐसा सीन है, तो Na+ और OH- तो NaOH बना ही लेगा ना, कौन सी बड़ी बात है? हाँ, तो H+ तो कैथोड पे H2 के फॉर्म में मिलेगा, एनोड पे Cl- Cl2 के फॉर्म में मिलेगा। ये एनोड पे मिल रहा होगा, ये कैथोड पे मिल रहा होगा। अगर सॉल्यूशन में से H+ और Cl- चला जाए तो OH- बचेगा, और दोनों मिलके NaOH बना लेंगे सॉल्यूशन में। ये समझ में आ रही बात तुम्हें? सिंपल सी बात है कि सॉल्यूशन में 4 आयन थे, 4 में से H+ चला गया कैथोड पे, Cl- एनोड पे चला गया,
बाकी जो बचा सॉल्यूशन में NaOH ही बचा, और क्या। ठीक। क्योंकि सोडियम का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है वाटर के साथ, है ना। तो बेटा NaOH बनाने का एक और तरीका, जो दूसरा तरीका है वो बता रहा हूं मैं, क्योंकि एक तो नॉर्मल तरीका है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। दूसरे तरीके में क्या होगा, दूसरे तरीके में भी इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा, बट वहां पे डिफरेंस क्या है कि बेटा जो कैथोड होता है वहां पे तो वही रिएक्शन होने वाली है, और कैथोड जो लिया जाता है ना एक्चुअली वो मर्क्यूरी का लिया जाता है। ये डिफरेंस है कि जैसे ही सोडियम बने वो मर्क्यूरी के साथ रिएक्शन करके अमलगम बना ले, सोडियम अमलगम बना ले। क्यों? क्योंकि सोडियम का रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा, उसको वाटर दिख गया ना कहीं पे एक्सप्लोजन हो जाएगा, इसलिए अमलगम बना के उसकी रिएक्टिविटी को कम किया जाता है। एनोड जो है वो तो ग्रेफाइट का ही रहेगा। जो सोडियम अमलगम बनता है उसका हाइड्रोलाइसिस होता है और NaOH बन जाता है बेटा। ठीक है, प्लस H2 बनेगा। ठीक है, नहीं बेटा ये एक्वस NaCl ही है, एक्वस NaCl ही है। अरे अगर फ्यूज्ड NaCl होता तो अमलगम लेने की बनाने की जरूरत थोड़ी पड़ती। ये सोडियम को वाटर से दूर रखना है, नहीं तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, उसी के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, उसी के लिए इतनी मेहनत की जा रही है कि देखो, ये तो बात समझ में आ रही है ना आपको मैं क्या बोल रहा हूँ यार। कि सोडियम का अगर रिडक्शन हो जाता है, सोडियम केटायन का रिडक्शन हो जाता है तो सोडियम बनता है, और सोडियम को अगर वाटर दिख गया पूरे सेल में तो वो वाटर के साथ रिएक्शन करके एक्सप्लोसिव रिएक्शन वहां पे हो जाता है। तो आप वाटर के साथ सोडियम का कांटेक्ट तो होना ही है, क्योंकि आपने एक्वस NaCl लिया है, तो हम क्या करते हैं सोडियम का रिएक्टिविटी कम कर देते हैं मर्क्यूरी का कैथोड लेके, ताकि जिस एनोड पे, सॉरी जिस इलेक्ट्रोड पे, मतलब कैथोड पे सोडियम बन रहा है वो वहीं पे प्रेजेंट मर्क्यूरी के साथ रिएक्शन करके अमलगम बना ले, और अमलगम जब बन जाए तो बन जाता है तो उसका वाटर के साथ रिएक्टिविटी कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि NaOH एक बेस है तो उसकी एसिड के साथ रिएक्शन होगी, एसिड के साथ रिएक्शन पे सोल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ये हमको पता है। ठीक, ज्यादा बात करने के लिए कोई मतलब नहीं है। NaOH के बारे में जो भी इसकी मेटल के साथ रिएक्शन होती है, जो इसकी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होती है, ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन में पढ़ाया था मैंने, लिख लेना इसको। हाइड्रोजन भी पढ़ना पड़ेगा इसके लिए थोड़ा सा। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर सब एक दूसरे में मिले हुए हैं। अभी आपको NaOH का रिएक्शन मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, मेटलोइड के साथ कैसा होता है, उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का फॉर्मेशन उसमें है, वहां पे बता चुका हूँ। ठीक, चलो NaOH का PPT रिएक्शन मैंने नहीं बताया होगा वहां पे, तो ये वो देख लेते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या चलो यहीं पे बताता हूँ PPT रिएक्शंस। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन जो होता है NaOH का, CrCl3 हो या CuCl2 हो, FeCl3 हो, AlCl3 हो, ये सभी NaOH के साथ रिएक्शन करके अपने अपने रेस्पेक्टिव पीपीटी का प्रेसिपिटेशन बनाते हैं। जैसे ये CrOH का होल थ्राइस, ये CuOH का होल टू, ये FeOH का होल थ्राइस, ये सब क्या है, जो क्लोरीन है वो OH से रिप्लेस हो जाएगा, बस ये पता है हमें ना। पहले वाला जो है ग्रीन, अरे मैं आपको बताऊं क्रोमियम+3 के जितने भी, देखो क्रोमियम+3 के जितने भी पीपीटी है ना सब ग्रीन कलर के होते हैं, ये भी याद रखना, एक बढ़िया इंफॉर्मेशन है। बाकी बाकी कैटायन के पीपीटी के कलर डिफरेंट हो जाते हैं, तो क्रोमियम प्लस का ग्रीन ही है सभी। कॉपर वाला जो है ब्लू कलर का पीपीटी है, आयरन वाला जो है रेडिश रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी है बेटा। ठीक है, और जो एल्यूमिनियम वाला है वो व्हाइट व्हाइट यार, ये वाला जो है व्हाइट पीपीटी है।
व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं NaOH की बात कर रहा हूँ, मैं NaOH की रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ। NaOH क्योंकि एक बेस है तो एसिड के साथ तो वो रिएक्शन करेगा ही, बाकी इन सब कैटाइन के साथ रिएक्शन करके वो क्या कर रहा है, पीपीटी का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी, आगे चलते हैं। NaOH जो है वो अमोनियम सल्फेट के साथ, अमोनियम सल्फेट के साथ क्या प्रोडक्ट बनाएगा, जल्दी बताओ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सीधा आगे चलते हैं। अमोनियम सल्फेट की बात कर रहा हूं यार, अमोनियम सल्फेट के साथ NaOH क्या करेगा। देखो NaOH जो है सिंपल केटाइन यार, एनायन हो गया, Na प्लस हो गया और OH माइनस हो गया, तो Na प्लस को तो मिल गया सल्फेट, और NH4 और OH माइनस NH4OH बन जाएगा। और NH4OH क्या होता है एक्चुअली में, अमोनिया ही तो होता है, तो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है यहाँ से। अगर वही NaOH की बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन पड़े तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन पे, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट है बेटा ये, फॉर्मिक एसिड से बनने वाला फॉर्मेट, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, कैसे फॉर्मेशन होता है यार, सीधा एनसीईआरटी पढ़ लेना, एनसीईआरटी का मॉड्यूल पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये सब मैं फालतू बात करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, खुद से भी पढ़ोगे तो भी वही सीख जाओगे। ये बेस है, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड कौन है, CO2 एसिड होता है, मेटल नॉन मेटल का ऑक्साइड है ना, एसिड होता है, उसके साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है अगर उसमें एक्सेस CO2 पास कर दो तो क्या होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। क्या ये सब बातें क्लियर है आपको, 10 तक तो पढ़ा होगा ये तो, एटलीस्ट ये जरूर पढ़ा होगा। ठीक है ना। बाकी बहुत सारे कंपाउंड है इस ब्लॉक के जो मैं पढ़ने हैं, उसमें से सोडियम बाइकार्बोनेट भी एक कंपाउंड है, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पढ़ेंगे, NaCl के बारे में, NaCl के बारे में पढ़ेंगे यार, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड के बारे में पढ़ना है हमें, बहुत है, जिप्सम सीमेंट सबके बारे में तो पढ़ना ही है, ज्यादा कुछ बचा नहीं है। मतलब ज्यादा कुछ, मैं सिंपल सी बात ही बोल रहा हूँ कि जितना भी है आपको खुद को पढ़ना है बस। इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है बेटा, इसमें कोई एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत नहीं है आपको, आप खुद से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ ये प्रोसेस बताने पड़ेंगे मुझे, जो मैं बता रहा हूँ कि किसका फॉर्मेशन कैसा होता है, वो मैं बताऊंगा आपको फिर से, ठीक है। बट आज इतना ही बस, आज ज्यादा नहीं हो पाएगा मेरे से, कुछ पूछना है तो पूछ लो।